नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के 32 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। ये सीरीज चल रहा था गुरु शिष्य परंपरा के तहत, और गुरु की तरह मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु बनकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। काशी से जो पधारे हैं इस कार्यक्रम के स्पीकर हैं श्री गौतम चटर्जी सर। स्वागत है सर। थैंक यू। तो इस जो सीरीज है गुरु शिष्य परंपरा, उसमें कई विषयों पर आलोचना किया जा रहा है। अगर पिछले एपिसोड्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे, उसमें काफी चर्चाएं की गई है। वेदांतिक एस्पेक्ट में की गई है कि जगत के एस्पेक्ट में क्या है, वेदांत के एस्पेक्ट में क्या है। बहुत सारी चर्चाएं हैं और उस पर बहुत अच्छा आलोकित किए हैं ऋषि जी। तो आज का ये जो है, इसके पहले वाक के ऊपर में, स्पीच के ऊपर में हो चुका है। आज का ये एपिसोड है जो सौंदर्य बोध, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं एस्थेटिक्स। तो इस पर विस्तारित रूप में सर ही बोल पाएंगे। मैं तो सिर्फ उसकी केंद्र बिंदु या उसकी बिंदुओं को पकड़ा देती हूँ या बोल देती हूँ, शुरुआत कर देती हूँ। तो सर आप ही बोले कि वेदांत के साथ में, या ब्यूटी, व्हाट इज एक्चुअली ब्यूटी इन ट्रू सेंस, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग कुछ अलग है। लोग सिर्फ आम लोग सिर्फ जो देखते हैं सुनते हैं उसी को ब्यूटी वो है, या फूल की सौंदर्य है। इस सौंदर्य को किस प्रकार देखना चाहिए, और सौंदर्य बोध क्या है, और वेदांत की छाया में, वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए सर, तो ये सौंदर्य क्या है, कहाँ इसकी स्थान है नौ शक्तियों में। तो जी बहुत सर। अच्छा विषय है। हर बार आप एक अच्छा विषय लाती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं। और मुझे संघमित्रा जी खुशी होती है, मुझे मन करता है कि बस मैं शांत रहूं, आप कहती रहें, क्योंकि वो अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे लिरिकली बोलती हैं। हमने पिछले एपिसोड में कहा था छंदस्वती वाक। जिस वाक में छंद है वही सुंदरता है, वही सौंदर्य है। अगर छंद नहीं है तो बहुत ड्राई लगेगा। तो आप जब कहती हैं तो बहुत लिरिकली कहती हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। दूसरी बात कि ब्यूटी को लेकर के विश्व में पिछले 2-2.5 हजार साल से बहुत सारे फिलोसोफर्स यानी कि दार्शनिक, बहुत सारे एस्थेट्स यानी कि सौंदर्य शास्त्री इस पर बात करते थे। और उनकी बातचीत का जो सारांश है वो ये है कि क्या ब्यूटी सब्जेक्टिव है, हमारी आंख में है। तो फिर ये होता है कि हम लोग फिर चुनते क्यों हैं कि ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये साड़ी अच्छी है। अगर आंख में, बिहोल्डर के आंख में है, तो हम लोग चुनते क्यों हैं कि ये वाला कपड़ा अच्छा है, ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं है। और कोई चिड़िया होती है, कौवा होता है, खाने की चीज ले जाके जिस डाली पर बहुत पत्तियां होती हैं उस पर ही वो बैठती है चिड़िया, सूखी डाली पर नहीं बैठती है। वो चुनती क्यों है? इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ब्यूटी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट में होता है? या क्या ऐसा होता है कि एक समय में जो चीज सुंदर लगती है वो दूसरे समय में नहीं लगती है? तो क्या ब्यूटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है? ये पिछले 2000 2.5 हजार साल से एकेडमिकली भी और दार्शनिकों के लिए भी, और जो सौंदर्य शास्त्री हैं, एस्थेट्स, उनके बीच में ये चलता रहा है। और किसी ने मान लिया कि हाँ, ये सब्जेक्टिव है, किसी ने मान लिया कि ऑब्जेक्टिव है। और जो हमारी मार्क्सवादी चेतना है, उन लोगों ने मान लिया ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। कि एंजल्स लिख रहे हैं कि मेरे बगल में एक मजदूर बैठा हुआ था और मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। जब थोड़ी देर बाद सामने ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्टी जिसको कहते हैं, उसमें जब वो फर्नेस में चलाने लगा लोहे के पास, तो अचानक पूरा दृश्य सुंदर हो गया। तो अभी वो इनसिग्निफिकेंट था, अभी सिग्निफिकेंट हो गया। कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल अननोटिसेबल होता है, कभी बहुत सुंदर लगने लगता है। तो उन्होंने कहा कि ब्यूटी जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। अब वेदांत की ओर से देखना है हमें। तो वेदांत की एक परिभाषा हम ये भी लेके चल सकते हैं कि वेदांत तो मतलब अद्वैत। हम लोग जब रामकृष्ण
परमहंस की बात करते हैं, स्वामी जी की बात करते हैं, और आप बीच बीच में उनको कोट भी करती हैं, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो और ये प्राणाराम चैनल है, रामकृष्ण मिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे बात है कि हम लोग अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, और अद्वैत वेदांत जो है वो शंकराचार्य का ही नहीं है, और वो उपनिषदों का ही नहीं, हम सबका जी। है ना। मतलब बिल्कुल जहां पर बिल्कुल। आके योग होता है, हम एक होते हैं, माने डुअलिटी नहीं रहता नहीं है रहता ना। है। जहाँ बिल्कुल पर सही। मोनोथीइज्म रहता है, जहाँ मोनिस्टिक हम्म। फिलोसफी आती है, तो जब भी हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डुअलिटी आ गई। तो बिल्कुल हम लोग सही। ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेदांत में अगर अद्वैत है, और अद्वैत के लिए हम लोग नॉन ड्यूअलिज्म का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग मोनिस्टिक का करेंगे। क्योंकि अद्वैत जब बोलने से मतलब द्वैत पहले था, उससे अद्वैत हुआ, उसका अद्वैत हो। उल्टा। जी। हम बोल रहे हैं पहले वो मोनिस्टिक था, एक, हम्म। उसको हमने आके दो किया, हमने यानी माइंड ने दो किया, मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यहीं पर एक छोटा सा प्रसंग और है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि ये बताइए कि मैं नोअर हूं कि विटनेस हूं। मतलब मैं इन सब वर्ल्ड को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, मेरे मुंह से फिर ईश्वर निकल गया है, आप फिर मुझे डांटेंगी। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। तो मैं जो हूँ वो नोअर हूँ, ज्ञाता, या साक्षी, विटनेस। तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि साक्षी कह दो, 100 में 100 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है शिव साक्षी है, मैं साक्षी हूँ, ब्रह्म साक्षी है ना। तो बहुत आसान तरीका है उत्तर देना, क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग जरा अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मोनिस्टिक फिलोसॉफी से, वेदांत के, हम्म। तो साक्षी कौन है। नोअर से तो पता चल गया कि जो एक ज्ञाता है, एक जो ज्ञेय है जिसको हम जानने जा रहे हैं, और जो जानना घट रहा है, यानी नोअर है, ऑब्जेक्ट टू बी नोन जिसको हम जानने जा रहे हैं, और जो नॉलेज, ये हम्म। हम्म। तीनों का जब लय होगा तो तीनों ही नहीं रह जाए। इसलिए हम लोग नोअर नहीं, यहाँ ये तो बहुत सतह पर बातचीत है। लेकिन फिर हम लोग कहते हैं हम विटनेस हैं। मैं विटनेस हूँ किसका। अगर मैं ब्रह्म का विटनेस हूँ, तो अभी भी मैं और ब्रह्म दो रह गए, जी। द्वैत रहा। अगर ब्रह्म विटनेस है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ब्रह्म विटनेस है ना। अगर ब्रह्म मेरा विटनेस है, साक्षी है, तो फिर दो रह गए। जी। यानी विटनेस कौन है किसका है, जब भी विटनेस होगा, आप किसी कोर्ट में भी कोई विटनेस देने जाता है तो किसी का विटनेस होता है ना, दो तो होगा ही, जी। एक तो हो नहीं रहा है। यानी ये उत्तर भी गलत है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट अभी दे दूं कि ब्यूटी वहां पर है जहां डुअलिटी नहीं है। ठीक है। जहां पर डुअलिटी नहीं है, जहां पर नॉन डुअलिटी है, जहां पर मोनिस्टिक रेफरेंस है, सिर्फ मोनिस्टिक एक है, जहां पर योग हो चुका है, जहां एकात्म हो चुका है, ब्यूटी वहां है। ये एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन इसको जानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, मेमोरी की बात कर रहे थे, वाक की बात कर रहे थे, है ना। तो लैंग्वेज, हम लोग स्पीच बोलते उसी को है जिसको हम जानते हैं। ठीक है। हम बोलेंगे आग या आकाश, तो आपके पास भी आग और आकाश जाएगा, क्योंकि आप आकाश को भी जानती हैं, आग को भी जानती जी। हैं। तो जो हम नहीं जानते हैं उसे हम बोल नहीं सकते, या बोलना नहीं चाहिए। तो अगर हम ब्रह्म को जान लिए हैं, आत्मज्ञान हो गया, तभी बोले। नहीं तो सेंटेंस का सिंटैक्स ही गलत है ना। आप देखिएगा, बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, मोक्ष की बातें, सत्य की बातें, ईश्वर की बातें, तो क्या वो उन्हें जानते भी हैं। बिना जाने बोलना, यानी भाषा का, इस प्रॉपर्टी का, इस शक्ति का, इस गुण का दुरुपयोग। हमको वही बोलना चाहिए जो हम जानते हैं। ठीक। अब हम लोग नवरात्र पर शक्ति की बात भी कह रहे थे। आप पिछले एपिसोड में पूछा था कि उपासना, वर्शिप हम लोग किसका करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें बात किए थे कि हम लोग मंदिरों में जो दर्शन करके पूजा करने जाते हैं, साथ ही साथ ये जानते रहे
कि शक्ति के जो 9 रूप है वो क्या क्या है। तो इस पर हमने पहली शक्ति की बात की, जो किसी को भी नहीं मिली है कि मनुष्य बोल सकता है, पशु पक्षी से वो भिन्न है। ठीक है। फिर हम लोगों ने वाक शक्ति का नाम जाना कि वेद में क्या कहा गया, उसका नाम है छंदस्वती वाक। ठीक है। आज अब हम लोग इस एपिसोड में दूसरी शक्ति की बात कर रहे हैं, वो है ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटी यदि नहीं है तो सच्चित आनंद नहीं है। सच्चित आनंद का जो कला में नाम है वो है अस्ति भाति प्रिय। जो लोग संगीत शास्त्र पढ़ते हैं, शायद मास्टर्स क्लास में आगे भी उनको ये पढ़ना होता है संगीत शास्त्र में कि अस्ति भाति प्रिय। अब संगीत की बात हो रही है और यहाँ से आपका एरिया शुरू होता है। मुझे अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा ये विषय नहीं है, मेरा ये एरिया ही नहीं। और आपके सामने उतना ही मुझे बोलना चाहिए जितना न्यूनतम बोला जा सके, क्योंकि आप क्लासिकल म्यूजिक गाती हैं, आप गायिका हैं। क्लासिकल म्यूजिक का मतलब जो मैं समझता हूँ कि उच्चांग संगीत, जिसको बांग्ला में कहते हैं ध्रुपदी संगीत। तो आप ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, लाइट क्लासिकल, ये सारी चीजें आप गाती हैं। अब गाने में, गाने का ही उदाहरण ले, क्योंकि आर्ट के किसी भी डिसिप्लिन में जाइए, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, डांस है, एक्टिंग है, राइटिंग है, जो भी आर्ट। अभी संगीत की बात छिड़ गई तो इसलिए संगीत का उदाहरण लेते हैं। आप देखिएगा कई लोगों के गाने में एफर्ट होता है और कुछ लोगों के गाने में एफर्ट नहीं होता है। यानी ज्यादातर लोगों के गाने में, 95% लोगों के गाने में, प्रेजेंटेशन में, जब वो स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं हम सबके सामने, या दूसरा भी देख रहा है उसके अलावा, तो वहां पर प्रयास है। और 5% लोग ऐसे हुए हैं या गाते हैं जो सायास है। जी, तो ये होता है सर। सौंदर्य, सौंदर्य तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से, अब आप बताइएगा कि मैं सही हूँ गलत। जहां सायास होगा, जहां प्रयास होगा, जहां पर एफर्ट होगा, वहां तो नहीं होगा ना। नहीं सर, वो नाट्यशास्त्र तो ये कहता है वो आ नहीं जहां सकता। पर एफर्ट होगा, कोशिश होगी, प्रयास होगा, या जी। सायास भी होगा। हम्म। सायास भी प्रयासी है, आप कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बार किसी एपिसोड में मुझे कहा था कि शुभ लक्ष्मी जी की बात आई थी, और आपने उस वक्त कहा था कि गायक जो होता है वो व्याकरण भी जानता है, पद भी जानता है, और फिर प्रैक्टिस भी करता है, और भाव भी होता है। इन सारी चीजों को लेकर ही वो रहता है। ठीक है। तो भाव एक एक ऐसी चीज है जो उसमें सौंदर्य राज से गायन में, ऐसा कुछ आपने कहा था। मैं ठीक बोल रहा हूँ, जी सर। है ना? कि जी। एक आदमी कुछ सीखता है, उसके व्याकरण को जानता है कि इस राग को कैसे गाते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस करता है, यानी साधना करता है, फिर उसमें भाव लाता है। जैसे कि हम लोग ये भी शायद जानते हैं, या मैं गलत भी हूँ, कि राग को गाने में जैसे व्याकरण का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठुमरी वगैरह गाने में भाव का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उसमें थोड़ी सी छूट कलाकार ले लेते हैं, ऐसा मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जैसे कि हुई थी अपने जीवन काल में। अ, गान सरस्वती किशोरिया मुनकर जी से। किशोरिया मुनकर जी को ये उपाधि दी गई थी, गान सरस्वती, है ना? जी। तो वो कहती थी कि हम लोग बीच बीच में छूट ले लेते हैं। जब हम जी। लोग लाइट क्लासिकल गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, हम्म। टप्पा गाते हैं, या और भी डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, जो आप भी गाती है बहुत अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा भाव प्रधान हो जाता है, भाव को दिखाते हैं। ठीक है। हम्म। इसी जैसे बिल्कुल। कथक डांस में भी होता है कि एक तो शुद्ध नृत्य होता है, एक नृत्य होता है जहाँ पर अभिनय पक्ष आ जाता है। अब इस अभिनय पक्ष में, इस भाव पक्ष में कोशिश दिखती है, कभी नहीं दिखती है। कोई एक हम्म। राग भी कोई गा रहा है, उसमें भी कोशिश दिखती है, कभी कोशिश नहीं दिखती है। जी। तो ये बिल्कुल। जो कोशिश दिखती है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि वहां पर ड्यूटी नहीं है। आपको आपको क्या कहना है, बीइंग ए ग्रेट वोकलिस्ट? आपको क्या, सर, मैं क्या कोई मैं ग्रेट सही बोल रहा हूँ? मेरा वोकलिस्ट तो कॉमन हूँ सेंस नहीं। सही है? आपको क्या बस लगता है? मेरे को थोड़ी सी, मैं गुणियों के संगत में रही बस। बताइए संगमित्रा जी। थोड़ा सा, वैसे तो कुछ नहीं सर, मैं आपको पहले ही उसकी मतलब करेक्शन करना चाहूंगी। मैं कोई ग्रेट तो हूं नहीं कोई इसमें, पर इस विधा को मैंने बहुत गुणियों के संगत में रह के नहीं नहीं, सीखा था। यही इतना कह सकती हूँ अपने बारे में सर। और हाँ, जो एफर्ट की बात आप सर कह रहे हैं, बिल्कुल आप सर एकदम वो 100% सही है। एफर्ट उसमें बिल्कुल लगता नहीं।
अगर अंदर वो जहन में बैठा हुआ है कोई भी परफॉर्मर के, कोई भी परफॉर्मर, जैसे हम बात कर रहे हैं सर, अगर बात कर रहे हैं, अगर हम पहले से प्रस्तुत हैं कि हम क्या बोलेंगे, तो उस पे हमें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम बन चुके हैं या आप बन चुके हैं। जैसे आप सर बोल रहे हैं, तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। मैं आप ही के उदाहरण से दे देती हूँ। जब भी हम एपिसोड्स करते हैं सर ऐसे वेदांत दर्पण के, इसके हम कोई प्रिपरेशन लेके नहीं करते हैं। और आप भी कोई पुस्तक पढ़ के, लिखित में कोई लिख के पॉइंट्स नोट डाउन करके नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है सर कि आप उस जीवन को जी रहे हैं। तो जो आप जीवन, सर आपने खाना खाया जी, आपने आपने आज वहां गए थे जी, उसी प्रकार आप वेदांत और ब्यूटी के बारे में सरलता से, सहजता से बोल पा रहे हैं, जब मर्जी तब। उसी प्रकार गायक भी है सर, वादक भी है, वो बजा देंगे, वो गा देंगे, क्योंकि वो बन चुके हैं। एफर्टलेसली तभी होगा। और हाँ, ये चीज अगर ज्यादा एफर्ट, ज्यादा क्या, थोड़ा सा भी ज्यादा एफर्ट अगर लाना चाहें इसमें, तो उसकी सर सौंदर्य नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। तो मैंने आपसे यही जानना चाहा कि आप एक आर्टिस्ट हैं, और मेरे लिए ग्रेट आर्टिस्ट वो है जहां पर एफर्ट नहीं होता है, फ्लॉलेसली वो गा रहा है। जैसे मैंने गान सरस्वती किशोरी जी का उदाहरण दिया, कि मैं उनसे मिला भी हूँ, क्लोज रहा हूँ और सुनता भी रहा हूँ। तो मैंने आपसे प्रश्न ये किया कि मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जहाँ एफर्ट होगा, सहजता नहीं होगी, वहां पर ब्यूटी नहीं होगी। ये ठीक जी, है? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अब ऐसे जो लोग हम लोग की इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उनमें से कई ऐसे श्रोता होंगे जो कलाकार नहीं है, वो जी। सहृदय श्रोता होंगे जो गायन वादन सुनते आ रहे हैं। उनके जी। लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ये प्रयास और सहजता के लिए छोटा सा उदाहरण, ताकि और स्पष्ट हो जाए। मुझे आदत पड़ गई है चीजों को सरल, सहज, सुगम, सुबोध बनाना। तो एक प्रोग्राम हुआ था, यमन संध्या। जी। और यमन संध्या में से दो कलाकारी थे, भीमसेन जोशी जी और राशिद खान। तो भीमसेन जी के अंतिम कई सालों तक उनके पाँव में प्रॉब्लम था, जो कि सभी को हो जाता है एक उम्र के बाद। तो मंच को एक बेड की तरह बनाया गया था, और वो आराम से व्हाइट कुर्ता और धोती पहन के बैठे थे, पैर लटका के। तो राशिद खान से भी कहा गया, तो वो भी सहज रूप से उनके बगल में बैठ गए। तो वैसे गाने के बाद जब तराना आया, तराना नहीं सॉरी, जब उसमें तान लेने की बात आई, तो तान लेने लगे। राशिद खान एक तान ले रहे हैं, उसी को भीमसेन जी दोहरा रहे हैं। वो कहीं होगा, आप उसको सुन सकते हैं, आप सब कोई भी श्रोता सुन सकता है। यमन संध्या नाम था। उसमें हम लोग इसलिए थे क्योंकि पुणे में अ, हमारे यहाँ से बनारस से शांता प्रसाद जी गए थे। भीमसेन जी एक प्रोग्राम करवाते थे बैठक का, वो उनका अंतिम हुआ, फिर वो नहीं रहे इसी प्रोग्राम में। तो वो प्रोग्राम भी चल रहा था उससे पहले, राशिद भाई और इनका। तो वो राशिद खान, जैसे मैं लीजिए, मैं राशिद खान हूँ और मेरे बगल में भीमसेन जी बैठे हुए हैं, तो मैंने तान की, ठीक, छोटे छोटे स्वर सन्निवेश से, और फिर वो उसको दोहराया होगा। तो तान जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो फिरत की तान। अब जब वो तान उसको जब किया, करने वाले भीमसेन जी कर रहे हैं, तो ऑडियंस तो देख ही रही है जोशी जी को, राशिद खान ऐसे घूम के देख रहे हैं। वो अगर कहीं वीडियोस का मिल जाएगा तो मैं आपको भेजूंगा, और लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर इनकी बारी आई राशिद खान की, उन्होंने फिर किया, क्योंकि वो 16-17 बार का था। फिर किया, और फिर इधर से जोशी जी करने लगे, तो वो फिर घूम के देख रहे हैं। उनके चेहरे पे साफ लग रहा है, जो ऑडियंस के चेहरे में भी था, कि कैसे हो रहा है। राशिद खान तान कर रहे हैं, और भीमसेन जोशी में हो रहा था। तो ये जो करना और ये होना, आपने भी पिछले एपिसोड में कहा था ना, बनत बनत बन जाए, बन जी। जाने के बाद की स्थिति है ना। जी। जैसे मैं तो क्या करता हूँ, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि आप मुझे कोई विषय मत दीजिए। या रिसर्च स्कॉलर्स लोग भी जब बोलते हैं सर आपको क्वेश्चन भेज दे, तो इंटरव्यू लेने से पहले नहीं भैया, वो हम तैयारी करने लगे। और तैयारी जब भी होगा, हम बोल नहीं पाए। आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं शांत बैठ जाऊंगा, फिर कोई और बोलेगा, मैं भी सुनूंगा आपके साथ। ये मेरा पिछले 40 साल से ये मेरी प्रणाली है, ये मेरा मेथोडोलॉजी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेगा उसको मैं भी सुनूंगा आपके साथ। वो हमेशा ओरिजिनल होगा, प्रभावशाली होगा, सुंदर होगा, और जी। वो सप्रयास नहीं होगा, सहज रूप से होता चला जाएगा, है ना।
तो राशिद खान और भीमसेन जी की मैंने बात की। भीमसेन जोशी में वो तान हो रहा था, राशिद भाई में वो कर रहे थे, और इसलिए वो भी आश्चर्यचकित होकर बार बार घूम के देख रहे थे कि ये हो कैसे रहा है, मतलब इतना सहज रूप से कैसे हो रहा है, मतलब वो चकित थे जबकि बगल में वो बैठे थे। तो ये मैंने प्रयास और सहजता का एक उदाहरण दिया। अब इसको एनालाइज अगर करें कि प्रयास कब करना पड़ता है और सहजता कैसे आती है, तो एक बार फिर समझाएंगे कि जब मैं करने जाता हूँ, यानी कि माइंड है, यानी कि माइंडर है, यानी कि मैं भाव है, अहंकार है, और इससे ऊपर नहीं उठे हैं, हम में उत्तरण नहीं घटा है, तो कोशिश होगी। हम जीवन भर प्रैक्टिस करते रहें, हमारा बहुत नाम हो जाए, हमको कुछ भी मिल जाए दुनिया का, लेकिन वो जो मैं भाव जब तक रहेगा, तो ये कोशिश होगी, कोशिश दिखेगी। अब इस मैं भाव के पीछे एक और चीज है, वो ये है कि अगर मन में क्लेश है तो ये सौंदर्य नहीं ला सकता। भले ही हम लोग कहें कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, या है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, भले ही हम कहते रहे और अच्छा भी लगता रहेगा, लेकिन अगर क्लेश है, क्लेश का मतलब है डिस्टरबेंस है मन में, डिस्टरबेंस का मतलब है दुख, इमोशनल दुर्गति, मिजरीज, ईर्ष्या, डाह, द्वंद, इमोशनल संघर्ष, घृणा। हम सब चाहते हैं कि हम में ये न रहे, मुझे अच्छा व्यक्ति कहा जाए, लेकिन इन सबको मिला के भगवान बुद्ध ने एक शब्द बनाया था, क्लेश। ये क्लेश का नाश जब तक नहीं होता है, जिसमें आसक्ति भी है और चीजें भी है, जिसको हमारे यहाँ वेदांत में मनोनाश कहा गया है, जब तक ये नहीं होता है तब तक लोग उच्चांग संगीत, शास्त्रीय संगीत, या इवन ठुमरी नहीं गा सकते। हमारी परवीन सुल्ताना जी से भी बात हुई है, किशोरी जी से बात हुई, कुमार गंधर्व जी और मेरे से बात होती रहती है, लेकिन हम वहां भी यही प्रश्न करते थे, हम कभी ये नहीं पूछे कि आपने कब से गाना शुरू किया। हमारे इंटरव्यूज में हमेशा यही है, ये प्रयास वाला चीज कैसे जाता है, इसकी विदाई कब होती है, कब वो सडन फ्लैश आता है और आपको लगता है कि यहाँ पर ये सुर लगा दे, यहाँ पर ऐसा कर दे। ये सब चीजों पर बात होती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे मुझे सीखने को मिलता था। ऐसे तबले में भी है कि बिल्कुल। कब कहाँ पर क्या कर दे अचानक उसी समय उपस्थित बुद्धि से, पहले से कोई तैयारी नहीं। तो पहले से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तैयार होकर के गा रहे हैं, आप कहते हैं क्या तैयारी है, तो बस क्या तैयारी ही है। हाँ जी, एकदम सर। उससे जो प्रभाव बनेगा, उससे जो रस निष्पत्ति होगी, उसको भरत मुनि कहते हैं कि वो मानुषी सिद्धि है। हम्म। उस पर तुरंत ताली बजेगी, लोग कहेंगे वाह क्या बात है। ठीक है। एक दूसरी तरह की भी कलाकार की सिद्धि उन्होंने बताई है, वो है दैवी सिद्धि। जब व्यक्ति डूब जाए, ताली बजाना भूल जाए, साधु साधु जो शांति निकेतन में कहते हैं वो कहना भूल जाए, और इतना लीन हो जाए कि कलाकार और श्रोता में द्वैत स्थिति ही न रहे, जी। अद्वैत की फीलिंग हो जाए। और रस का मतलब ही ये है, साधारणीकरण का मतलब ही ये है कि स्टेज पर जो आदमी पेश कर रहा है और जो सहृदय है, उनमें हृदय संवाद स्थापित हो चुका है। हृदय संवाद यानी संवाद का एक और स्तर, जहां पर भी लैंग्वेज है, जहां पर भी वाक है, जहां पर भी लिंग्विस्टिक्स है और स्पीच है। तो हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके थे कि माइंड मेमोरी, मॉर्बिड मेमोरी, विजिबल मेमोरी, हैबिट मेमोरी, इस पर पूरा जीवन चलता है 95% लोगों का। इसलिए ऐसे कलाकार, कलाकार कुछ होते हैं, इंसान कुछ होते हैं, और उनमें एफर्ट होता है। जब हम मुड़ते हैं लैंग्वेज के मेमोरी की तरफ, ट्रू मेमोरी की तरफ, तो ट्रू मेमोरी जब भी होगा, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं भाव तो तुरंत खत्म हो गया ना। क्योंकि जब शांत हुए हैं, माइंड नहीं है, तभी थॉट नहीं है, तो थिंकर नहीं है, माइंडर नहीं है। अब जो हम हैं, तो अब जो है ब्यूटी, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर मेमोरी, वो खुद हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। तो एफर्ट कैसे होगा, बिल्कुल सर। है ना।
वहां पर जो ब्यूटी हमारे द्वारा जा रही है वहां पर दो भी नहीं रहा कि मैं विटनेस बनूं, मैं नोअर बनूं। ब्यूटी ही है, ब्यूटी रिलीज दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दो रहा ही नहीं। और श्रोता और कलाकार के बीच में हृदय संवाद स्थापित हो गया है। हृदय संवाद भरत मुनि का कॉइन किया हुआ शब्द है, इसे डिटेल किया है अभिनव। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हम लोगों ने इस अप्रोच को, ब्यूटी को वेदांतिक दृष्टि से एक नए ढंग से अप्रोच करना चाहा, नई ऊंचाई से अप्रोच करना चाहा। और अभी हम लोग इस पर और दूसरे शेड्स पर बात करेंगे। पहले तो ये तय हो गया कि ब्यूटी हमारे माध्यम से लोगों के पास जा रहा है, ब्यूटी खुद एक शक्ति है। तो हम लोगों ने पहली शक्ति के बाद आज दूसरी शक्ति की चर्चा की। अगले एपिसोड में अगर आप चाहें तो तीसरी शक्ति पर भी बात हो सकती जी सर। जी जी जी। आज ही मैं सर, ये बहुत अच्छा आपने ये ब्यूटी और वेदांत के बारे में ये बताया कि इसको अलग तरीके से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात अगर सौंदर्य को देखना है या सहजता को देखना है, उसके लिए तो बनना पड़ेगा, और बनने के लिए अलग तरीके से कुछ अभ्यास, हाँ, जैसे सर कलाकारी है तो उनको अभ्यास तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपनी अंदर की जो संस्कारें हैं उससे वो बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि जिस तरह जन्म होता है एक मनुष्य का, उस जन्म, वैसे जन्म में काफी संस्कार ऐसे लेके जन्म होते हैं कि वो अभ्यास करते करते ही वो ऐसे रहते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। सभी नहीं, किसी है। को आपको ये ज्यादा अभ्यास और अभ्यास साधना करना अलग पड़ता चीज है या अभ्यास की चीज है? है, किसी को अभ्यास सर संगीता जी, ज्यादा मैं करना। जानना चाह रहा हूँ आपसे, जी जी जी। अभ्यास और साधना दो अलग शब्द हैं या अभ्यास को ही आप लोग साधना कहते हैं आप लोग के संगीत की दुनिया में? सर अभ्यास और साधना एक चीज है भी और एक चीज नहीं भी है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज लाइक, अगर हम समझाएं उसको इस प्रकार कि ऑल साधना इज अभ्यास, बट ऑल अभ्यास इज नॉट साधना। वेरी मैं गुड। ऐसे टूटे फूटे अंग्रेजी और हिंदी में कह रही हूँ इसको, कि अगर हम जैसे सर्कस कर रहे हैं, वो भी एक स्किल है, वो एक स्किल डेवलप हो जाता है सर्कस में। या हम डेली डेली साइकिलिंग करें तो हम जिस चीज का हम ज्यादा करें, जिसको ज्यादा बोलने की आदत है, वो आदत, वो सर जैसे आपने बोला हैबिट माइंड, वो माइंड में आ जाएगा और वो करता रहेगा, अननोइंगली भी करता रहेगा उसको, क्योंकि वो हैबिट हो चुका है। वैसे है अभ्यास। पर साधना में सर एक लक्ष्य होता है जिसके साथ तपस्या जुड़ी हुई होती है, और अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, अपने कॉन्शियसनेस को भूल के साधना करते हैं वो। मीन्स मैं को, जहां वो मैं आ जाता है। साधना एक अलग पथ है, एक ऐसा पथ है जिसमें ऊंचाई की ओर जाते हैं। अभ्यास तो साधना का एक पार्ट है सर। पर हाँ, जरूर अभ्यास रहना चाहिए। तो अभ्यासरत ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि कला साधना और आध्यात्मिक साधना की दूरी को एक कलाकार मिटा सकता है। एक कलाकार में, सॉरी सर। कला साधना और अध्यात्म साधना के बीच जो फासला है उसको एक कलाकार चाहे तो मिटा सकता है और कला साधना को आध्यात्मिक साधना में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, नहीं बदलना ही चाहिए। कला का अगर सौंदर्य रूप आता है, वो आध्यात्म से ही आता है। कला का सौंदर्य एग्जैक्टली रूप exactly, आत्म से ही बिल्कुल। आता है। वहीं पे कला ही खिलती है। जैसे ब्रह्म और शक्ति अभेद है, मैं आज ही पढ़ रही थी वचनामृत में कि ब्रह्म और बिल्कुल शक्ति, बिल्कुल ब्रह्म अभी। है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। अद्वैत वेदांत में जैसे आपने शुरू में कहा था कि अद्वैत वेदांत या वेदांत, वेदांत अगर ब्रह्म को मानती है तो ब्रह्म एक शक्ति है, ब्रह्म एक शांत शक्ति है। जब वो कार्यरत होती है वो शक्ति हो जाती है। तो अभेद है ये दोनों। वैसे ही सर, कलाकार के लिए, एक सच्चा कलाकार, एक ट्रू आर्टिस्ट बनने के लिए और उसकी ब्यूटी पहुंचाने के लिए, उसकी एसेंस पहुंचाने के लिए, बिल्कुल सर आध्यात्म और इसके अलावा वो आएगा नहीं। ये तो फिर वो फिर मैजिक हो जाएगा, म्यूजिक तो नहीं रहेगा। तो हम लोग इस तरह से एफर्ट को हटा सकते हैं आर्ट से, अगर ये समझ जाए कि अगर क्लेश होगा तो मैं भाव ईगो ज्यादा होगा और बिल्कुल। तब आदमी एफर्ट करेगा। और अगर वो क्लेश नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा क्लेश की जगह पर, मैं भाव नहीं रहेगा, तो ब्यूटी अपने आप बहेगी और जैसे बहेगी। हवा बहती है।
बिल्कुल और ज्यादा बहेगी। और ना जाने सर, इट इज लिमिटलेस, इट इज लिमिटलेस, इट इज आउट ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इमेजिनेशन, दैट वो कितना तक बह सकती है। ब्रह्मांड जितना सुंदर है, वो उतना सुंदर शायद उसकी कला निकले, अगर कोई कलाकार इसकी कोशिश करे तो। इस पर भी सर मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, हम लोग तीसरे तीसरे एपिसोड में तीसरी शक्ति पर बात कर सकते हैं, इसी गुरु शिष्य परंपरा और आर्ट और वेदांत और ब्यूटी को लेकर। ठीक है, जी थैंक यू जी। सो मच। आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।